हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न विद अंशु अग्निहोत्री में। आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी भाषा को अच्छे से सीखना चाहते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम भाषा की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी हिंदी वर्णमाला के बारे में सीखने जा रहे हैं। हिंदी वर्णमाला हमारी भाषा की आत्मा है। इन अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से पूरी भाषा का निर्माण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, कैसे इनका उच्चारण किया जाता है और कैसे ये हमारी लिपि और बोलचाल को सुंदर और स्पष्ट बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं हिंदी वर्णमाला को एक रोचक और आसान तरीके से। तो वर्णमाला की शुरुआत होती है वर्णों या ध्वनियों से। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं, यानी कि वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं। या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें या जिसे खंडित ना किया जा सके उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। तो कुछ बच्चे ध्वनि और वर्ण को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। तो उन बच्चों के लिए बता दें कि ध्वनि और वर्ण एक ही होते हैं, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्ण की मौखिक रूप को ध्वनि कहा जाता है। यानी कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। तो ध्वनि और वर्ण में अंतर आपको समझ आ गया होगा, जैसे आ ई उ रे ए ऐ आदि। अगला प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो इकाई बनती है उसे हम अक्षर कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो इकाई बनती है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे राम, राम शब्द में दो अक्षर होते हैं, रा और म, लेकिन चार वर्ण होते हैं, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ। यानी कि राम शब्द में दो अक्षर और चार वर्ण होते हैं। जैसे अगला शब्द ले लेते हैं, काम। तो काम शब्द में कितने अक्षर हैं? दो, का और मा, लेकिन इसमें वर्ण कितने होंगे? जैसे क प्लस अ प्लस मा प्लस अ। तो काम शब्द में भी दो अक्षर हैं और चार वर्ण हैं। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो इकाई बनती है उन्हें हम अक्षर कहते हैं। तो वर्ण और अक्षर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ होता है ध्वनियों की माला, यानी कि वर्णों की माला। जिन ध्वनियों को हम बोल और लिख सकते हैं उनका क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। जिस तरह मोतियों के व्यवस्थित समूह से एक सुंदर माला बनकर तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध समूह से वर्णमाला की शोभा बढ़ती है। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं।
यही अक्षर हमारी पूरी भाषा की रचना करते हैं। तो लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर व 35 व्यंजन होते हैं। अब हम जानेंगे वर्णमाला के भागों के बारे में, यानी कि वर्णमाला के भाग। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो सरल भाषा में बता दें कि ये वो ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि ये वर्ण पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं, इन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। स्वर का दूसरा नाम अच भी है, यानी कि स्वर को अच नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की बोलने या उच्चारित करने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारित करने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वर जल्दी बोले जाते हैं, कम समय में बोले जाते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। आ, ई, उ और रे। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ और ए। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आ, ई, ऊ। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, यौगिक स्वर व द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 3 दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई और ऊ। अब हम जानेंगे प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम, हे भगवान, मम्मी, बुआ आदि। प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत मंत्रों, संवादों में विशेष बल देने अथवा संवाद की लय बनाए रखने के लिए होता है। अब हम जानेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। संयुक्त स्वर क्या होते हैं या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? 2 स्वरों से मिलकर बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि जब 2 स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई से बनती है ए, और अ प्लस ए से बनती है ए, और अ प्लस उ से बनता है ओ, और अ प्लस ओ से बनता है औ। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर को संयुक्त स्वर व युग्म स्वर के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त स्वर और युग्म स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह ऐसे वर्ण जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जो न ही स्वर और न ही व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, यानी कि अंग और आहा। तो ये 2 वर्ण न ही स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। तो पहला है अनुस्वार। अनुस्वार को अंग से दर्शाया जाता है, यानी कि अनुस्वार को अंग से दर्शाया जाता है। जैसे पतंग, अंग, रंग, चंदन आदि। यानी कि जिसमें अंग की बिंदी आती है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को अंग से दर्शाया जाता है। विसर्ग। विसर्ग का उपयोग ह की ध्वनि के समान उच्चारण के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ह की ध्वनि निकलती है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। यानी कि विसर्ग का उपयोग ह की ध्वनि के समान उच्चारण के लिए किया जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है, अनुस्वार को किसकी सहायता से दर्शाया जाता है और विसर्ग को किसकी सहायता से दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे अनुनासिक चिन्ह के बारे में। अनुनासिक ध्वनि क्या होती है, इसे किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि वह ध्वनि या वर्ण होते हैं जिसे उच्चारित करते समय मुख के साथ साथ नाक का प्रयोग भी होता है। इन ध्वनियों या वर्णों में नाक से हवा निकलती है, इसलिए इन्हें नाकवाची ध्वनि यानी कि नेसल साउंड भी कहा जाता है। या जिन ध्वनियों का उच्चारण में नासिका का सहारा लिया जाता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में नासिका यानी कि नाक का सहारा लिया जाता है, उन्हें अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अनुनासिक ध्वनि को
दर्शाने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक ध्वनि को दर्शाने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ, चांद, हंसी, आंसू आदि। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि जो वर्ण स्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना पूरा नहीं हो पाता, यानी कि व्यंजनों का स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम हलंत भी है, यानी कि व्यंजन को हम हलंत भी कहते हैं। व्यंजन को हलंत नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी अंग का स्पर्श दूसरे अंग से हो, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी अंग का स्पर्श दूसरे अंग से हो, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या पंचवर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 होती है। जैसे क वर्ग। क वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। क वर्ग। सबसे पहले हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ यानी कि गले की सहायता से किया जाता है, जैसे क, ख, ग, ख और अड़। च वर्ग। च वर्ग को तालु यानी कि मुंह के ऊपरी भाग की सहायता से बोला जाता है, जैसे च, छ, ज, छ और व। अब है ट वर्ग। ट वर्ग को मूर्धा यानी कि जीभ की नोक की सहायता से बोला जाता है, ट, ठ, ड, ढ और ढ़। अब है त वर्ग। त वर्ग को दंत यानी कि दांतों की सहायता से बोला जाता है, जैसे त, थ, द, थ, न। अगला है प वर्ग। प वर्ग को ओष्ठ यानी कि होठों की सहायता से बोला जाता है, जैसे प, फ, व, भ और म। तो स्पर्श व्यंजन आपको समझ आ गए होंगे। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन और पंचवर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे अल्प प्राण व्यंजनों के बारे में। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प माने कम या थोड़े, प्राण माने वायु। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जो जल्दी बोले जाते हैं, कम समय में बोले जाते हैं, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। क वर्ग में क, ग और अड़ा अल्प प्राण व्यंजन है। च वर्ग में च, ज और व अल्प प्राण व्यंजन है। ट वर्ग में ट,
ड और ड़ा अल्प प्राण व्यंजन है। त वर्ग में त, द और न अल्प प्राण व्यंजन है। प वर्ग में प, ब और म अल्प प्राण व्यंजन है। यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होता है। समस्त अंतःस्थ वर्ण भी अल्प प्राण होते हैं और एक उत्क्षिप्त व्यंजन अड़ अल्प प्राण व्यंजन में आता है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 20 होती है। हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 20 होती है। तो अल्प प्राण व्यंजन आपको समझ आ गए होंगे। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होता है। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 20 होती है। अब हम जानेंगे महाप्राण व्यंजनों के बारे में। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, जिन व्यंजनों को अधिक समय तक बोला जाता है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ह जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। तो क वर्ग, सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग में ख और घ महाप्राण व्यंजन है। च वर्ग में छ और झ महाप्राण व्यंजन है। ट वर्ग में ठ और ढ महाप्राण व्यंजन है। त वर्ग में थ और ध महाप्राण व्यंजन है। प वर्ग में फ और फ महाप्राण व्यंजन है। यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। महाप्राण व्यंजनों में समस्त ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। कुछ अंतःस्थ व्यंजनों को भी महाप्राण व्यंजन में लिया गया है। इनकी संख्या लगभग 25 मानी गई है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। तो महाप्राण व्यंजन आपको समझ आ गए होंगे। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। इनकी संख्या 25 होती है। अब हम जानेंगे अंतःस्थ व्यंजनों के बारे में। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वे न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन होते हैं, बल्कि स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है या अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि वे व्यंजन जो न पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन होते हैं, वे बीच की स्थिति में आते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु का अवरोध नहीं होता है, बल्कि ये आसानी से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल और व। इनका उच्चारण करते समय वायु का अवरोध नहीं होता है, इन्हें आसानी से बोला जा सकता है। तो सबसे पहले आता है य तालु की सहायता से बोला जाता है, जैसे योग, रवड़। रवड़ को मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, यानी कि मुख की सहायता से बोला जाता है, जैसे राम, रात, राग। अब है ल।
ल को हम दंत यानी कि दांतों की सहायता से बोलते हैं, जैसे लता, लाभ। वह ओष्ठ यानी कि होठों की सहायता से बोला जाता है, जैसे औरत। यानी कि वह वर्ड का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इन्हें हम ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे ऊष्म व्यंजनों के बारे में। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई निकलती है और मुख के अंगों में हल्का सा घर्षण होता है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे श, स, स और ह। श को तालु की सहायता से बोला जाता है, जैसे शिक्षक। श को मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, यानी कि मुख की सहायता से बोला जाता है, जैसे षटकोण। स को दंत की सहायता से बोला जाता है, यानी कि दांतों की सहायता से बोला जाता है। जब हम स वर्ड का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो दांतों को छूती है, दांतों को स्पर्श करती है, जैसे सागर। अब है ह। ह को कंठ की सहायता से बोला जाता है, यानी कि गले की सहायता से बोला जाता है। ह जैसे हाथी। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर एक ही स्थान पर आए और उनका उच्चारण एक साथ किया जाए तो उस समूह को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर जब एक ही स्थान पर आते हैं, उनका उच्चारण एक ही साथ किया जाता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छ, त्र, ज्ञा और स्र। छ मिलकर बनता है क प्लस श से, यानी कि क और श से मिलकर बनता है श। और त प्लस र से मिलकर बनता है त्र। और ज प्लस व से मिलकर बनता है ज्ञा। और स प्लस र से मिलकर बनता है स्र। तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञा और स्र। तो बच्चों, वर्णमाला का ज्ञान हमें सही उच्चारण, लेखन और पठन में मदद करता है। यही भाषा की पहली और मजबूत नींव है। हिंदी वर्णमाला ही हमारी भाषा की शुरुआत है। इसे अच्छे से सीखना ही भविष्य की पढ़ाई का पहला और ज़रूरी कदम है। आप सभी को हिंदी वर्णमाला पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।